हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु के दरोगा बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्थान ओडिशा तथा दूसरा छत्तीसगढ़ का रहा है। दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का दर्जा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 8 जनवरी 10 जनवरी 2025 तक किया गया। इसका थीम: विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के याद में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्याचिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मान्याचिवाड़ी पंचायत महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इस पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार छतरपुर को मिला है। यह उड़ीसा राज्य में है। वही सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार त्रिपुरा राज्य से संबंधित गोमती पंचायत को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वही रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू कैलेडोनिया पर वर्ष 1853 में फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। न्यू कैलेडोनिया अब फ्रांसीसी गणराज्य का नया राज्य बन गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चेन्नई में 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय में पैंटोगर्टान सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएफएफसीओ ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति योजना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल राज्य द्वारा ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं। दीपम 2.0 योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु की गई है। सुभद्रा योजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार ने 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है। कर्नाटक राज्य ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। असम राज्य सरकार ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एससी तथा एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योग्यश्री योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत हिंदू और सिख पुजारियों की प्रति माह रुपया 18,000 की राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सक्षम ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सक्षम ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह ऐप 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024 से 25 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप या पोर्टल जारीकर्ता और उद्देश्य सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय सेना एवं रक्षा मंत्रालय। यह ऐप नागरिकों को वर्ष 1962, 1971 व 1999 के युद्धों के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी संघर्ष क्षेत्रों को जानने की अनुमति देता है। सारथी 2.0 ऐप से भी जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए संभव ऐप इंडियन आर्मी सेना को बेहतर निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रिपोर्ट या सूचकांक जारीकर्ता संस्था या संगठन, भारत का स्थान। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 वेल्ट हंगर हिल्फ, भारत का स्थान 105वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, भारत का स्थान 38वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत का स्थान 96वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस, भारत का स्थान 151वां। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 ग्लोबल फायर पावर द्वारा भारत का स्थान 4था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर और हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IGCAR का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च।
IGCR की स्थापना वर्ष 1971 में। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 से 25। वायुसेना के लिए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO अरुण बंसल, भारत पे के नए CEO नलिन नेगी, CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन, BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी है। अवनी लेखरा ने पदक जीता टोक्यो 2020 में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, पेरिस 2024 में 1 गोल्ड। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट कर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फतिमा वासिम बनी है। अदिति सेंडे GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने वर्ष 2022 से 23 तथा 23 से 24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए वर्ष 2022 से 23 तथा 2023 से 24 के लिए PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट राज्यों के स्कूली शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता, समानता, पहुंच और शासन प्रबंधन के विविध पहलुओं का आकलन करती है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट PGI 2.0 में स्थान राज्य प्रथम 703 अंकों के साथ चंडीगढ़ लगातार तीसरे वर्ष, द्वितीय 631.1 अंकों के साथ पंजाब, तृतीय 623.7 अंकों के साथ दिल्ली। बिहार और तेलंगाना ने शिक्षा की सुलभता, प्रतिधारण, नामांकन आदि में सर्वश्रेष्ठ सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। फिलीपींस में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मैसेजिंग सेवा के लिए एक्सचैट ऐप लॉन्च किया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत चंद्रयान 5 मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के सहयोग से क्रियान्वयन करेगा। चंद्रयान 4 मिशन वर्ष 2027 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल की नदी में पुनः लाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। गंगा नदी की सफाई एवं इसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं
गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 पर केंद्रित रही। क्वेश्चन नंबर 16, 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से कौन सी रखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इस वर्ष योग दिवस का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। वर्ष 2024 की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। दिवस तिथि थीम। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2025, यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रेसिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2025, क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2025, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आईकॉम सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत तथा श्रीलंका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। आयोजन वर्ष, प्रतियोगिता आयोजन स्थल 2028 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। 2030 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड। 2027 एक दिवसीय पुरुष एशिया कप बांग्लादेश। 2026 U19 पुरुष T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2025 U19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीती है। इसका आयोजन तेहरान, ईरान में हुआ था। भारत ने मालदीव को हराकर सावा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र रहा। तूफान दाना से भूमिस्खलन ओडिशा के भितरकनिका और धामारा पोर्ट के बीच हुई थी। इससे मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ का असर पड़ा। दाना तूफान का नामकरण कतर द्वारा किया गया। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तूफान या चक्रवात नामकरण प्रभावित सारा तूफान WMO के अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के तहत होंडुरास, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट, टाइफून कांगोरे कंबोडिया, ताइवान फिलीपींस, टाइफून योगी जापान, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, टाइफून क्रैथोन जापान, ताइवान और फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चांद। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर चांद है। 17 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में होने वाले 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के लिए लोगो
शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हुआ। एशियाई हॉकी महासंघ स्थापना वर्ष 1958 में टोक्यो में एशियाई खेलों के दौरान, जब हॉकी ने पहली बार एशियाई खेलों में प्रवेश किया था। संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और जापान। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6,000। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को बिहार सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए लाभार्थियों को आयु सीमा 18 से 28 वर्ष एवं पात्रता 12वीं पास या ITI या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर होना चाहिए। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 से बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय रैंकिंग 12वीं है। बिहार में आम महोत्सव 2025 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण वैशाली में किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर 471.9 है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बनावली। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के बनावली पुरास्थल से प्राप्त किए गए। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। स्थल प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। हड़प्पा कब्रिस्तान आर 37 सावधान पेटिका संघ का बना बैल स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। उर्वरता की देवी। गेहूं व जौ के दाने। अन्नागार स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। सीपी का पैमाना इत्यादि। चन्हुद्रो अलंकृत हाथी। वक्राकार ईंटें। कंघा लिपस्टिक। 4 पहियों वाली गाड़ी मनके इत्यादि। बनावली हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने। जौ तांबे के वनाग्र आदि। कालीबंगा आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं। जूते हुए खेत के साक्ष्य। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ। सिलीबट्टा सूती कपड़े की छाप। माणिक्य एवं मिट्टी के मनके। बेलनाकार मुहरे। मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार। मातृदेवी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। राज मुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। सूती कपड़ा। हाथी का कपाल खंड। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य। गले हुए तांबे के ढेर। सीपी की बनी हुई पटरी। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि। लोथल बंदरगाह धान और बाजरे का साक्ष्य। फारस की मुहर। 3 युगल समाधियाँ। धान की भूसी। मनका उद्योग के साक्ष्य। तांबे का कुत्ता। छोटा दिशा मापक यंत्र आदि। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सही सुमेलन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 है। अशोक उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनामप्रिय उपाधि दी गई। पुराणों में उसे अशोकवर्धन तथा दीपवंसन में करमौली कहा गया है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। समुद्रगुप्त अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां भी धारण की जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती है। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधियां विक्रमादित्य,
परम भागवत आदि अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेघ आदि उपाधियां धारण की। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। वेन-त्सोंग ने नालंदा संग्राम को बनवाने वाले शासकों में शक्र द्वितीय का नाम उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीनो डी कुन्हा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 अल्बुकर्क के बाद आया। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया। 1535 में उल्लेखनीय है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति चलाया। भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 25, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया और शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। वहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात बंगाल के अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी के एक नए अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। पी.ई. रॉबर्ट्स जैसे इतिहासकार ने प्लासी की अपेक्षा बक्सर की विजय को अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि के रूप में अधिक उपयुक्त माना है। क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। इसे तीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध 1856 में शुरू हुआ और 1860 तक चला, जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चीन को नई अनुचित संधियों पर हस्ताक्षर करने, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और 11 अतिरिक्त संधि बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया। ईसाई मिशनरी प्रयासों में वृद्धि और अफीम व्यापार का वैधीकरण इसके अतिरिक्त परिणाम थे। चीनी अधिकारियों ने अक्टूबर 1856 में एक ब्रिटिश संचालित जहाज के चीनी दल को हिरासत में लिया। चीन में एक फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी की हत्या को उचित ठहराने का आरोप लगाते हुए फ्रांस संघर्ष में अंग्रेजों के साथ शामिल हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप 1858 में टिएनसिन की संधि तथा 1860 में पेकिंग की संधि हुई। उल्लेखनीय है कि प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति नानजीना की संधि से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानों ने। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया। मुख्य कारण, अफगान अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तिमूर शाह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, किंतु मराठों ने उसे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिससे असंतुष्ट अब्दाली ने पुनः आक्रमण कर दिया। नेतृत्वकर्ता पेशवा बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ एवं पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। तोपखाने का नेतृत्व मराठों की ओर से इब्राहिम
इब्राहिम गारदी ने किया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य को कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुई, जिसमें हेमू की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलाया। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया में दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज स्थापना 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीज़न का गठन, 21 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस कमांडर नियुक्त, 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन। अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में। जापान तथा जर्मनी सहित 9 देशों द्वारा अस्थायी सरकार को मान्यता। क्रियाकलाप रानी झांसी रेजिमेंट का गठन, महिलाओं का रेजिमेंट, 3 अन्य ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड गठित। 6 नवंबर 1943 को जापान ने आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा। लाल किला मुकदमा वर्ष 1945 में जापान के पतन के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का समर्पण, लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय। गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शहनवाज खान पर मुकदमा, बचाव पक्ष के वकील तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 29, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के बाद यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर हिंद महासागर में अवस्थित हवाई द्वीप पर अवस्थित है। जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया। यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 में हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1914 में। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजेवो में कर दी गई। यह सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो की मुख्य भूमिका रही। वुडरो विल्सन की 14 सूत्रीय आदर्श को शांति सम्मेलन में बहुत महत्व नहीं दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा संधि ही द्वितीय विश्व का मूल कारण बना। क्वेश्चन नंबर 31, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टालिन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ का गांधी कहा जाता है। जोसेफ स्टालिन 1924 से 53 ईस्वी तक पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ का तानाशाह था। पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में स्टालिन का योगदान महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने 1928 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 32,
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड केल्विन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लॉर्ड केल्विन ने दिया था। भौतिक विज्ञानी एवं उनके आविष्कार लॉर्ड केल्विन। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम परम स्केल नील्स बोर हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, मैक्स प्लांक विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, दे ब्रागली पदार्थ कणों की तरंग प्रकृति, सीवी रमन अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, एस.जे. बोस अंतरिक्ष किरण सावर, एस.एन. बोस क्वांटम सांख्यिकी, जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगे, मेघनाथ साहा तापिक आयनन। क्वेश्चन नंबर 33, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है। यदि परिवेश द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतर हो सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वस्तुतः ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कुछ उन प्रक्रमों की स्वीकृति नहीं देता है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुकूल है। इसके दो प्रकथन इस प्रकार है। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका परिणाम केवल किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके उसे पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना है। इसे केल्विन फ्लैंक प्रकथन कहते हैं। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका परिणाम ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरण हो। सरल रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता n बराबर 1 नहीं हो सकती अथवा किसी ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक अनंत के बराबर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो परिवर्तित रहती है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग गति के समान कला के कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो आसपास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, या v बराबर n इंटू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 35, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टेज। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा उसमें ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रम में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने की व्यवस्था रहती है। इसी के अनुसार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदला जाता है। बी, अपचाई ट्रांसफार्मर,
इसके द्वारा उच्च वोल्टेज वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदला जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के परिपथों में ही किया जाता है, दिष्ट धारा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AM। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक AM एम्पियर मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाब। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण एवं संवेग आदि। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी, कार्य एवं शक्ति आदि। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, गॉड पार्टिकल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिग्स बोसॉन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉनों या क्वाई के समान एक प्राथमिक कण अन्य मूलभूत कणों के द्रव्यमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने वाला एक कण है। इसे ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणविक आकार। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। परमाणु त्रिज्या एक परमाणु के नाभिक के केंद्र और उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल के बीच की दूरी होती है। यह सीधे तौर पर परमाणु के आकार को दर्शाती है। जितनी बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी, परमाणु का आकार उतना ही बड़ा होगा। परमाणु की त्रिज्या को आमतौर पर एंगस्ट्रम या पिकोमीटर में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Al2O3। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, जिसका अर्थ है कि यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, जिसका अर्थ है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हम संयोजकता को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एल्युमिनियम के लिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन के लिए एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होगी, इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह 18। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में सभी तत्व गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 को उत्कृष्ट गैस या समूह अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। समूह 18 के सभी तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बहुत कम यौगिक बनाते हैं। समूह 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन शामिल है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 12 में रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसमें जिंक, कैडमियम, पारा और कॉपर निकियम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु रिएक्टर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर परमाणु रिएक्टर एक प्रकार है। ये दोनों रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां वे परमाणु विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रियाओं के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करते हैं।
परमाणु रिएक्टर वे उपकरण है जो परमाणु विखंडन या संलयन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। परमाणु रिएक्टर को इनके कार्यप्रणाली के अनुसार कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है। थर्मल रिएक्टर, प्रकाश जल रिएक्टर, दबाव युक्त जल रिएक्टर, उबलते जल रिएक्टर इत्यादि। परमाणु रिएक्टर के मुख्य घटकों में परमाणु ईंधन, मॉडरेटर, शीतलक नियंत्रण, बड़े नियंत्रण छड़े, रिएक्टर दबाव पोत, परिरक्षण इत्यादि शामिल है। काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन 700 मेगावाट की इकाई के साथ स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम सल्फेट अम्लीय है। मैग्नीशियम सल्फेट एक दुर्बल क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल से बनता है, इसीलिए यह अम्लीय होता है। अम्लीय लवण वे होते हैं जो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण अभिकर्मक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ब्लीचिंग पाउडर एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीकरण कर सकता है। ब्लीचिंग पाउडर क्षारीय प्रकृति का होता है तथा इसका pH मान 7 से अधिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर संक्षारक भी हो सकता है, खासकर सांद्रित रूप में, और त्वचा और आंखों में जलन पैदा कर सकता है। ब्लीचिंग पाउडर अस्थिर होता है और समय के साथ क्लोरीन को खो देता है। ब्लीचिंग पाउडर में कीटाणुनाशक गुण होते हैं और इसका उपयोग पानी शुद्ध करने और सतहों की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़े, कागज और अन्य सामग्रियों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से ओजोन त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है। त्रिपरमाणु अणु वे होते हैं जो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, जिसका अर्थ है कि यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसीलिए यह एक त्रिपरमाणु अणु है। ऑक्सीजन का सामान्य रूप O2 है, जो एक द्वितीय परमाणु अणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना। नाइट्रोजन का सामान्य रूप N2 है, जो एक परमाणु अणु है, 2 नाइट्रोजन परमाणुओं से बना। हाइड्रोजन का सामान्य रूप H2 है, जो एक द्विपरमाणु अणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना। इसीलिए दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए, ओजोन है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 46, अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। अनिषेक जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण का विकास होता है। अनिषेक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें एक मादा युग्मक बिना निषेचन के ही एक नए जीव में विकसित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह बिना नर युग्मक के अंडे से ही भ्रूण का विकास है। यह प्रक्रिया पौधों और जानवरों दोनों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उदाहरण मधुमक्खियों, कुछ कीड़ों, छिपकलियों और कुछ पक्षियों में अनिषेक जनन देखा जाता है। कुछ पौधों में भी अनिषेक जनन होता है, जहां फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अभिकथन ए, ओ रक्त वाले व्यक्तियों को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, कारण ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए गलत है लेकिन आर सही है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि उनके रक्त में ए और बी प्रतिजन नहीं होते हैं, जिससे वे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकते हैं। अतः अभिकथन ए गलत है। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं। ओ रक्त समूह को लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई ए या बी प्रतिजन नहीं होता है, अतः कारण आर सही है।
रुधिर वर्ग एंटीजन एंटीबॉडी ए केवल बी केवल ए एवं बी दोनों अनुपस्थित, ओ अनुपस्थित, ए केवल बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हालांकि इसका पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके बाद पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जैसी आगे की प्रक्रियाएं होती है। ऑक्सी श्वसन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य में निःश्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17%। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मनुष्य में निःश्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन लगभग 17% होती है। श्वासोच्छ्वास या निःश्वसन में वायु का संगठन निःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु N2 79%, O2 21% और CO2 0.03%। उच्छ्वासित के दौरान बाहर निकाली गई वायु नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो चलिए इसका वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्न है: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। उभयलिंगी फूल ऐसे फूल होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पुंकेसर और अंडप एक ही फूलों में मौजूद होते हैं। उभयलिंगी फूलों के उदाहरण हैं गुलाब, लिली, सरसों, टमाटर, बैगन, आम, सूरजमुखी आदि। कद्दू, करेला, पपीता एक लिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2, 1, 4, 3 सही सुमेल है। पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु मछली। 53, हरलिंघम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पोलो। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हरलिंघम खेल मैदान में पोलो खेला जाता है। यह इंग्लैंड में स्थित है। परीक्षा उपयोगी प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल मैदान खेल स्थान ब्रुकलिन, बेसबॉल न्यूयॉर्क, सैंडी लॉज गोल्फ स्कॉटलैंड, एंड्री घुड़दौड़ इंग्लैंड, इप्सम डर्बी रेस ब्रिटेन, विंबलडन लॉन टेनिस लंदन, फॉरेस्ट हिल टेनिस न्यूयॉर्क, यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग न्यूयॉर्क, टेंट ब्रिज क्रिकेट इंग्लैंड, वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल लंदन, पर्थ ब्रिस्बेन मेलबर्न क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, लाइड्स ओवल लीड्स क्रिकेट ब्रिटेन, ब्रुकलैंड फुटबॉल इंग्लैंड, पटनी मार्टलेक नौकादौड़ इंग्लैंड, ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल लंदन। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1939 ईस्वी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 ईस्वी हुई थी। CRPF इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं।
इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियनें और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्यबल सीआरपीएफ का ही एक भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। सीआरपीएफ की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरता पूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। परीक्षा उपयोगी भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। अर्धसैनिक बल स्थापना वर्ष मुख्यालय असम राइफल 1835 ईस्वी शिलांग, होम गार्ड्स 1946 ईस्वी विभिन्न राज्यों में, राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948 ईस्वी नई दिल्ली, प्रादेशिक सेना 1949 ईस्वी विभिन्न राज्यों में, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 ईस्वी नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल 1965 ईस्वी नई दिल्ली, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 ईस्वी नई दिल्ली, तट रक्षा बल 1978 ईस्वी नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 नई दिल्ली। इस बल के आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पीटीआई समाचार एजेंसी भारत का है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी, कार्य प्रारंभ 1 फरवरी 1949 ईस्वी। भारत के अन्य प्रमुख समाचार एजेंसी यूएनआई, यूनिवार्ता समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस, हिंदुस्तान समाचार। परीक्षा उपयोगी प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी। देश समाचार एजेंसी रूस नोस्ती तास, चीन सिन्हुआ न्यू, चाइना न्यूज एजेंसी, फ्रांस प्रेस, अमेरिका एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ईरान इरना, मिस्र मेना, पाकिस्तान यूपीपी। क्वेश्चन नंबर 56, दिस इज ए डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर, द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एडजेक्टिव, वाक्य में डिप्रेसिव शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि जिस शब्द के अंत में इनमें से कोई सफिक्सिव इन, इंट, आवर्ड, फुल, सम हो तो वह एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 57, चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, बाय होम वाज द चेयर स्टोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हु स्टोल द चेयर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हु स्टोल द चेयर, बाय होम वाज ऑक्सिलरी वर्ब, द चेयर ऑब्जेक्टिव, स्टोलन V3। एक्शन वॉइस में निम्न परिवर्तन होगा, बाय होम हु में बदल जाएगा, वाज स्टोलन स्टोल में बदल जाएगा। वाक्य इस प्रकार होगा, हु स्टोल द चेयर। नंबर 58, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द कैप्टन सेड ऑल्सो आवर फोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट देयर फोज वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट देयर फोज वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में निम्न परिवर्तन होगा, द कैप्टन सेड, द कैप्टन एक्सक्लेम में बदलेगा, अलास विथ सॉरो में बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच डैट का प्रयोग होगा। आवर देयर में और आर वेयर में बदलेगा। सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम विथ सॉरो डैट देयर फोज वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 60, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी गरीबी। तो चलिए इसका सोल्यूशन। गरीबी भाववाचक संज्ञा से गरीब विशेषण शब्द बना है, अतः गरीबी शब्द संज्ञा से विशेषण के रूप में नहीं बना है। संज्ञा विशेषण गुलाब गुलाबी, रस रसीला, भूख भूखा, गरीबी गरीब। क्वेश्चन नंबर 61। सोना धतूरा गेहूं पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनक। तो क्वेश्चन नंबर 62। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गया जी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रेतशिला पर्वत गयाजी जिले में अवस्थित है। जिला पहाड़ या पठार गयाजी प्रेतशिला रामशिला जेठियन पहाड़ी ब्रह्मयोनी महेर रानीदीत अगेद्वार मुरगाहा सतधरवा बजरी लोहरवा सोंगा इरका तारी गिद्ध। नालंदा राजगीर का 5 पहाड़ी सोनगिरी रत्नागिरी वैभवगिरी विपुलगिरी तथा उदयगिरी है। इसके अतिरिक्त पीर पहाड़ी एवं गिद्धकूट पर्वत भी है। जहानाबाद बराबर की पहाड़ी बांका मंदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिवहर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। शिवहर जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली बिहार के जिलों की संख्या 7 है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। झारखंड के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिला सीमा साझा करती है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण तथा सबसे दक्षिणी जिला गयाजी है। क्वेश्चन नंबर 64। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आरा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 ईस्वी में आरा में की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। बिहार के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की स्थापना 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा छपरा 1904 ईस्वी। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना 1959। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना 1948। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्जिन आवश्यकताएं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मार्जिन या सीमांत आवश्यकताएं आरबीआई का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। मात्रात्मक उपकरण गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। गुणात्मक उपकरण में हो गया सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 66। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्तमान में 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रतिष्ठित महारत्न पदनाम प्रदान किया है, जिससे यह ऐसा करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। महारत्न कंपनियों की सूची में नवीनतम नाम जुड़ने के बाद भारत में 14 महारत्न और 26 नवरत्न कंपनियां हो गई है। भारत में महारत्न कंपनियों की सूची अक्टूबर 2024 के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 67, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। तो इसका चलिए सोल्यूशन देखिए। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। लीड बैंक योजना का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों को योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंध करने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने, उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 68, विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रुपया। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार में भारतीय रुपया शामिल नहीं है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा, IMF ने इसे वर्ष 1969 में अपनाने का निर्णय लिया। व्यवहार में एसडीआर के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। IMF इसे केवल अपने हिसाब किताब के सही खाते में रखता है, इसीलिए इसे लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा या फिर कृत्रिम मुद्रा भी कहते हैं। एसडीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएं शामिल हैं। पहला अमेरिकी डॉलर, दूसरा यूरोपियन यूरो, तीसरा चीनी रेनमिनबी और चौथा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और पांचवा जापानी येन। नोट, IMF ने सदस्य देशों को एसडीआर का आवंटन उनके द्वारा रखे गए रिजर्व ट्रेंच के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 69, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1997। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में हुई थी। योजना का नाम, आरंभ का वर्ष। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 से कार्यान्वित। अंत्योदय अन्न योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 70, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस योगदान के चलते उन्हें पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद, गुजरात से हुई। गुजरात के आनंद में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ने इस क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माही। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। महानदी कर्क रेखा को एक बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में प्रवेश करते समय पार करती है। बजाज सागर परियोजना माही नदी पर अवस्थित है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। असम नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार की सीमा सबसे लंबी है, 729 किलोमीटर। असम अपनी सीमा भूटान एवं बांग्लादेश से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रेणी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड मसूरी श्रेणी, नेपाल महाभारत श्रेणी। धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंडन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। उपर्युक्त नदियों में हिंडन नदी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है, जो कि शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। यमुना की बाएं तट की सहायक नदियों में हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा और टोंस शामिल है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि यमुना के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 75, किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैटेराइट मृदा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लैटेराइट मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह मृदा सूखने पर बहुत कड़ी तथा पथरीली हो जाती है। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू एवं मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं, बल्कि पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर हुआ है। इस प्रकार भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास उन प्रदेशों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस प्रकार की वनस्पतियों में सिनकोना, रोजवुड, आर्किड, आबनूस, बांस तथा तार प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पामाडावी, ओडिशा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पामाडावी नामक स्थानांतरित कृषि का संबंध ओडिशा से है। स्थानांतरित कृषि कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राज्य या क्षेत्र स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम: उत्तर पूर्वी राज्य झूम कृषि, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ देवपाडिया या बेवर, ओडिशा पामाडावी या कोमान या ब्रिंगा, राजस्थान वातरा या वलेर या वाल्तेर, आंध्र प्रदेश पोडू या पेंडा, मेघालय बोगुमा, पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरुवा, मणिपुर पामलू, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला दीपा, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 78, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में अवस्थित है। भारत में तांबा, धारवाड़ एवं
कुडप्पा के प्राचीन रावेदार संरचनाओं में पाए जाते हैं। भारत बड़ी मात्रा में तांबे का आयात करता है। भारत मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको आदि देशों में तांबे का आयात करता है। भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, मध्य प्रदेश, मलाजखंड, बालाघाट जिला, बैतूल, झारखंड, घाटशिला, सूरदा, सोनामखी, मोसाबनी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना, सिक्किम, भोटांग, रोहतक, डिक्यू, गिसनी, शिबरोंग, आंध्र प्रदेश, गुंटूरू, कुर्नूल, नेल्लोर, अनंतपुर। क्वेश्चन नंबर 79, किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में ओडिशा के शंख एवं कोयल नदियों के संगम पर किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला, झरिया व कोरबा से लौह अयस्क वर्सुआ से तथा परिवहन की सुविधा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस तरंग। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एस तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है तथा द्रवीय भाग में लुप्त हो जाती है। इस तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद अनुभव की जाती है, इसीलिए इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। इस तरंग प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसे गौण तरंगे भी कहते हैं। इसकी गति p से कम एवं l से अधिक होती है एवं तीव्रता p से अधिक एवं l से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक केंद्र। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमोड टीला। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ड्रमलिन या हिमोड टीला को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं। जब हिमानियों के तल पर गोलासा मृत्तिका का जमाव उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीले के रूप में होता है तो इस प्रकार की स्थलाकृति को ड्रमलिन कहते हैं। हिमानियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों या अवसादों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, एडिट, एस्कर हॉर्न, नुनाटक आदि। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का क से 243 के 9 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता
चुनाव व तदर्थ संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुए। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान एवं राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 2005। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा वह 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा है कि लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वो न जाने। इसी कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में छुपा है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता की अधिकार का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 6। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद संबंधित विषय, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसका उत्साधन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है विधान परिषद। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का वर्णन है। इसमें 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका कभी उत्साधन नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 83 का 1। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, क्रम संख्या संविधान में वर्णित मूल अधिकार, अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाली। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 47 भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसे बना लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 345.39। क्वेश्चन नंबर 92, समांतर श्रेणी AP 23, 29, 35, 41 डैश का 9वां पद ज्ञात करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71। क्वेश्चन नंबर 93, यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को ECILOP लिखा जाता है तो WRITER राइटर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RETIRW। क्वेश्चन नंबर 94, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, QSU, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 96, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 800। क्वेश्चन नंबर 97, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45,000। क्वेश्चन नंबर 98, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है। पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29। क्वेश्चन नंबर 99, 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। क्वेश्चन नंबर 100, एक महिला धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के प्रतिकूल दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैरकर तय कर सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।